Hello everyone, good afternoon and welcome you all to today's webinar topic on optimal panel selection and parameter setting of the IP21 inverter. आज हम एक अहम और मालूमाती मौजू पर बात करेंगे IP21 इन्वर्टर के लिए बेहतरीन पैनल के इंतखाब के और पैरामीटर सेटिंग के असूल के बारे में। हमारे साथ आज दो माहिरीन मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ हमारे सरसाद द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वेलकम सरसाद, और सर सलीम, our experienced technical manager. Together they will guide you the topic and overall presentation. वेबिनार के दौरान अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम उसके आंसर्स आपको दे देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जी सरसाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू आयशा। वेलकम सर। स्लाइड्स शो हो रही हैं? ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साद रशीद है और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और सनसेवियर कंपनी के अंदर टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। ये हमारी जो वेबिनार की सीरीज़ है सनसेवियर की तरफ से, डिफरेंट हमारे जितने भी इश्यूज़ आते हैं या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होते हैं या सेटिंग्स के रिलेटेड, तो एक सीरीज़ हमने अरेंज की है और इस सीरीज़ में हमने लास्ट फ्राइडे भी एक प्रेजेंटेशन की थी। वो अल्फ़ा इन्वर्टर्स IP65 के हवाले से थी, और उससे पहले हमने की थी वो जनरल गाइडलाइंस थी इंस्टॉलेशंस के हवाले से। उससे पहले अल्फ़ा इन्वर्टर्स पे भी हमने प्रेजेंटेशन की है। हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टॉपिक है वो बेसिकली है ऑप्टिमल पैनल सिलेक्शन एंड पैरामीटर सेटिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग IP21 इन्वर्टर एफिशिएंसी। सनसेवियर के जितने भी IP21 इन्वर्टर की सीरीज़ है उसमें एक्स सीरीज़ है जो कि हाइब्रिड है और जी सीरीज़ जो कि ऑफ ग्रिड है। तो ये उससे रिलेटेड है कि जब आप इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो उसके लिए जो पीवी सिलेक्शन है, जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो अब उसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे कि IP21 इन्वर्टर से रिलेटेड उसकी सिलेक्शन हम कैसे करेंगे और उसकी प्रॉपर वोल्टेज और करंट जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग की वो हम कैसे सेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम इसको भी हम बोलते हैं। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरा एक इंडोर जो सेटअप होता है इन्वर्टर्स का, सोलर सिस्टम का, वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो मेन इसका कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो है इसका सोलर इन्वर्टर होता है। हाइब्रिड हो सकता है या ऑफ ग्रिड हो सकता है। उसके साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट होते हैं, बैटरीज कनेक्ट होती है। इसके अलावा यूटिलिटी यानी जो आपदा की सप्लाई है वो हम कनेक्ट करते हैं, और इसके अलावा फिर इसके साथ घर के लोड जो है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, स्केच है एक इंडोर सोलर सिस्टम के जो इंडोर सेक्शन होता है उसकी। अब इसमें हमारा जो कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है सोलर पैनल्स की सिलेक्शन और उसकी प्रॉपर स्ट्रिंगिंग। तो जब हम पैनल्स की जब सिलेक्शन करते हैं या इन्वर्टर के साथ उसको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप पैनल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इन्वर्टर्स और पैनल्स की जो आपस में कनेक्शन है उसमें तीन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैक्सिमम वाटेज पैनल की, कि वो कितने वाट का पैनल है। 580 वाट का है, 590 का है, 610 वाट का है। तो मुख्तलिफ वाटेज के पैनल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फिर आपने उस जो पैनल आप इंस्टॉल करते हैं उसकी डेटा शीट को आपने लाजमी चेक करना होगा, और उसमें फिर दो पैरामीटर्स नॉर्मली हम चेक करते हैं कि इसका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है VOC, वो आपने देखना होगा कि वो उसकी वैल्यू कितनी है। और जो सेकंड उसमें जो फैक्टर है वो होता है उसका शॉर्ट सर्किट करंट पैनल का, कि वो कितना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये इन्वर्टर जो है ये पैनल्स में हम कितने सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैनल्स की बात हो गई। अब इन्वर्टर को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इन्वर्टर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो इन्वर्टर की MPPT रेंज होगी, यानी जब आप इन्वर्टर की डेटा शीट खोलेंगे, जैसे कि भी स्लाइड में आपको शो हो रहा है, तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें इन्वर्टर की डिफरेंट सेक्शंस की डिटेल है, जैसे कि AC इनपुट है, इसके अलावा AC आउटपुट, बैटरी सेक्शन। तो आज हम इन सेक्शन की बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो है सोलर
जो सोलर का जो सेक्शन है हम उसको चेक करेंगे। अभी आपके सामने ये डेटा शीट मैंने ओपन की है एक्स 4 किलोवाट की और एक्स 6 किलोवाट की। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम पीवी अरे पावर जो आपने लाजमी चेक करना होगा वो है, अगर हम 6 किलोवाट की मिसाल लेते हैं तो ये तकरीबन 7000 वाट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ मैक्सिमम 7000 वाट के पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है इसका एमपीपीटी वोल्टेज रेंज इन्वर्टर का। यानी अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको मैक्सिमम पीवी अरे ओपन वोल्टेज 500 वोल्ट डीसी। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ मैक्सिमम 500 वोल्ट तक स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि जब कोई भी लोड कनेक्ट ना हो इन्वर्टर के साथ, यानी आपने पैनल कनेक्ट कर दिए लेकिन अभी कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो पैनल्स का जितना भी वोल्टेज आएगा स्ट्रिंग का वो मैक्सिमम 500 वोल्ट होना चाहिए, 500 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेफ साइड पे हम कहते हैं कि आप इसमें 5-10% का मार्जिन रखें, इसको डिज़ाइन ऐसे करें कि ये 500 को टच ना करे किसी भी कंडीशन में। आप इसको 480 470 इस रेंज में भी डिज़ाइन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है सिस्टम की एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, आपने जहन में रखना है, ये एमपीपीटी वोल्टेज नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया कि विदाउट लोड है, कोई भी लोड अगर कनेक्ट नहीं है इन्वर्टर के साथ तो फिर ज़ाहिर सी बात है वोल्टेज जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब लोड आएगा तो इसकी वोल्टेज डेफिनेटली 10-15 वोल्ट 20 वोल्ट वो नीचे गिर जाएगी। तो इसको आपने देखना है 500 वोल्ट डीसी ओपन सर्किट वोल्टेज। और फिर आप जो पैनल्स इंस्टॉल करते हैं उसकी जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं सीरीज़ में तो आपने पैनल्स की डेटा शीट में ओपन सर्किट वोल्टेज देखना है। और आपके लेट सपोज जो पैनल आपने सेलेक्ट किया है 580 वाट का फॉर एग्जांपल, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 48 वोल्ट्स। तो आप अगर 10 पैनल सीरीज़ में लगाते हैं तो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा 480 वोल्ट्स। तो वो इस रेंज से अंदर विद इन दिस रेंज है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप 11 पैनल लगाएंगे तो फिर वो 500 से एक्सीड कर जाएगा, तो वो उस केस में फिर उसे सिस्टम डैमेज होने का ख़तरा होगा। तीसरी जो मेन चीज़ है जो आपने देखनी है वो है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। यानी एक तो ओपन सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम आपके पास वो लिमिट आ गई कि आपने उससे एक्सीड नहीं करना। फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये इन्वर्टर एफिशिएंटली कौन सी रेंज के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको देगा। तो वो यहाँ से आपको पता चलेगी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज से। अगर हम देखें 4 और 6 किलोवाट की, तो इसकी जो एमपीपीटी रेंज है वो है 60 to 450 वोल्ट डीसी। यानी अगर आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज 60 वोल्ट और 450 वोल्ट के दरमियान है तो ये इन्वर्टर के अंदर जो एमपीपीटी चार्जर लगा हुआ है, कंट्रोलर जो लगा हुआ है, वो इस रेंज के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर आउटपुट पैनल से वो ले सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट फिर आपने देखना है मैक्सिमम इनपुट करंट। यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 6 किलोवाट का तो वो 27 एम्पेयर है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब स्ट्रिंग कनेक्ट करेंगे तो उसका करंट जो है वो 27 एम्पेयर या इससे कम होना चाहिए। इससे अगर आप एक्सीड करेंगे तो फिर वो इन्वर्टर की जो एमपीपीटी सेक्शन है उसके डैमेज होने का ख़तरा होगा। अब ये सैम्पल कैलकुलेशंस है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर हम 6 किलोवाट की एग्जांपल लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम पी वाटेज हमने अभी पिछले स्लाइड में देखी है, वो है 7000 वाट्स। तो अगर हम 580 वाट का एक पैनल एज्यूम करते हैं तो उसका ओपन सर्किट जो वोल्टेज होगा वो 50 वोल्ट्स होगा और उसका शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 13 एम्प्स होता है नॉर्मली जितने भी इस रेंज के पैनल्स हैं। तो अगर हम 7000 वाट पी मैक्सिमम अगर हम लगाना चाहते हैं और आप 580 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 12, यानी 12 पैनल्स आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं 580 वाट्स के। यानी 580 वाट्स के 12 पैनल जब हम लगाएंगे तो उसकी पावर 7000 वाट के आसपास होगी। अब इन 12 पैनल्स को हमने कनेक्ट कैसे करना है? अब इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं। एक इनकरेक्ट जो रो नंबर 4 में आपको शो हो रही है कि यानी 12 पैनल्स को आप सीरीज़ में लगा लें इन्वर्टर के साथ, सबको सीरीज़ में कनेक्ट करके एक ही स्ट्रिंग आप इन्वर्टर के साथ लगाएं। अब इस केस में जो स्ट्रिंग का एम्पेयर है वो 13 एम्पेयर है और इन्वर्टर का जो एम्पेयर है वो 27 है। तो करंट का इशू इस केस में नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो इशू बनेगा वो इसकी वोल्टेज का बनेगा। यानी अगर आप इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज 50 है और हम 12 लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 600 वोल्ट्स डीसी वोल्टेज आएगी, जबकि इन्वर्टर की जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 500 वोल्ट है। तो ये उससे 100 वोल्ट एक्सीड कर जाएगी। तो इसमें आपका
एक तो प्रोडक्शन आपकी नहीं होगी, आपका जनरेशन फ्लक्चुएट होगा, और दूसरा इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्वर्टर के अंदर जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएं। तो अब इसको हम करेक्टली कैसे इंस्टॉल करें? अब इसका तरीका ये है कि आप 12 पैनल्स अगर हम लेते हैं तो हम इसकी 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना लें। तो अगर हम 6 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते हैं तो ये 300 वोल्ट का एक स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगा और 300 वोल्ट का आपके पास दूसरा स्ट्रिंग आ जाएगा। इन दोनों स्ट्रिंग्स को आप अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक तो इसका वोल्टेज 300 वोल्ट है, वो जो रेंज के अंदर आ रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व हो गया। प्लस अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 13 एम्पेयर एक स्ट्रिंग का करंट होगा, 13 एम्पेयर दूसरे स्ट्रिंग का करंट होगा। तो अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो तकरीबन 26 एम्पेयर इसका स्ट्रिंग का करंट आ जाएगा, जो कि इन्वर्टर की लिमिट के अंदर है। तो वोल्टेज और करंट दोनों एमपीपीटी की रेंज में आ जाएंगी। तो इस केस में फिर आपका इन्वर्टर जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा और मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको इस केस में आपको मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स हो गई पैनल्स की सिलेक्शन और उसकी कैलकुलेशंस के हवाले से कि आपने उसके वोल्टेज और करंट की सेटिंग कैसे करनी है। अब जब हम ये कनेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है इंस्टॉलेशन में वो है इन्वर्टर्स की पैरामीटर सेटिंग्स का, कि हमने इन्वर्टर की कौन कौन सी सेटिंग्स को लाजमी चेक करना है जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने समराइज़ की अगले 2-3 स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं IP21 इन्वर्टर्स के रिलेटेड। वैसे तो पैरामीटर्स इसके बहुत सारे हैं, वो ऑलमोस्ट 50 के करीब इसके डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो हम डिटेल में इस पे बाद में भी वीडियोस बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपने लाजमी चेक करने हैं। इसके बगैर आपका इन्वर्टर या आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो एंटर की आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के नीचे नज़र आएगी, आपने उसको 5-6 सेकंड के लिए आप उसको प्रेस रखेंगे तो जो है वो इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिकली सेटिंग मोड के अंदर चला जाएगा। और फिर आप अप एंड डाउन की जो बटन्स है उससे आप डिफरेंट सेटिंग्स को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपने अगर इंटरेस्टेड हैं आप इसमें तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर सनसेवर के चैनल के ऊपर जाके इसकी सेटिंग की डिटेल वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं IP21 इन्वर्टर्स के वो कौन से हैं। अगर आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास जो सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आता है पैरामीटर का 01 जो सेटिंग है तो वो है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपका जो लोड कनेक्टेड है, जो इन्वर्टर का आउटपुट है, उसको सोर्स कौन करेगा। यानी आपने अगर यूटिलिटी वॉपटा कनेक्शन लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है और सोलर भी इंस्टॉल किया है, पैनल्स भी कनेक्टेड हैं, तो अब लोड को एनर्जी कौन से सोर्स से पहले प्रोवाइड होगी, इसकी सोर्स की प्रायोरिटी क्या होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक यूटिलिटी फर्स्ट का है, सेकंड हमारे पास SUB है। SUB मतलब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में सोलर की एनर्जी जो है आपके लोड को मिलेगी। अगर सोलर की पावर कम है तो सेकंड प्रायोरिटी में फिर यूटिलिटी उसके साथ शेयरिंग करेगी, और अगर यूटिलिटी इन केस नहीं है तो फिर थर्ड प्रायोरिटी में बैटरी की पावर जो है वो भी यूज़ होगी। थर्ड जो ऑप्शन है वो है SBU का, यानी सोलर बैटरी एंड यूटिलिटी। तो इसमें प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली फर्स्ट जो है वो सोलर है, फिर सेकंड पे बैटरी है और थर्ड पे यूटिलिटी है। तो इन आउटपुट सोर्स की प्रायोरिटी को फिर आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो प्लांट है जहाँ पे सिस्टम लगा है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको सब जो सेकंड ऑप्शन है SUB आप इसमें रखें। इसमें ज़्यादा एफिशिएंटली इन्वर्टर काम भी करेगा और आपकी बैटरी की जो लाइफ है और उसकी जो कंजम्पशन है वो कम रहेगी और लाइफ इंक्रीज़ होगी, और आपकी बैटरी इमरजेंसी के लिए आपके पास अवेलेबल होगी। उसके अंदर चार्ज जो है वो बैकअप स्टोर होगा। सेकंड, इसके बाद जब आप फर्स्ट सेटिंग कर लेते हैं, इसको एंटर करके सेव करें, तो आप अप डाउन बटन के आपको प्रेस करेंगे तो आप सेकंड सेटिंग में आ जाएंगे, जिसके अंदर है टोटल चार्जिंग करंट। यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपने टोटल कितना करंट रखना है, यानी सोलर चार्जिंग प्लस यूटिलिटी। यहाँ पे ये टोटल करंट है। इस पॉइंट को आपने समझना है कि ये दोनों सोर्सेज यानी सोलर का और यूटिलिटी का जो कंबाइन चार्जिंग करंट है टोटल, ये यहाँ से सेट हो गई। यानी अगर आप यहाँ पे 50 एम्पेयर रखते हैं तो सोलर और यूटिलिटी का जो कंबाइन चार्जिंग करंट है वो 50 एम्पेयर हो गई। यानी 50 एम्पेयर से किसी भी केस में बैटरी ज़्यादा चार्जिंग नहीं करेगी।
तो इसकी जो वैल्यू है ये फिर आप अपने जो बैटरी बैंक है आपका, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यानी अगर आपका 100 एम्पेयर का बैटरी बैंक है 48 वोल्ट लिथियम आयन का, तो आप उसको तकरीबन 20 एम्पेयर 30 एम्पेयर इस रेंज में आप इसको अगर आप रखते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और उसकी चार्जिंग भी स्मूथली होगी। बाकी ये नहीं, आप फिर अपने हिसाब से भी इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है नंबर 5 के ऊपर बैटरी टाइप के, यानी आप कौन सी बैटरी इन्वर्टर के साथ लगा रहे हैं। फ्लडेड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, एजीएन बैटरी है, या आप उसको यूज़र डिफाइंड यूज़ का एक ऑप्शन होता है कि आप इसको यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग पैरामीटर्स वगैरह कर सकता है। तो यहाँ से आपने बैटरी की टाइप को सेलेक्ट करना है। अगर आप लिथियम लगा रहे हैं तो फिर अपने LIB को सेलेक्ट करना है और BMS की कनेक्शन केबल कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बैटरी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, सेटिंग्स है, चार्जिंग करंट है, डिस्चार्ज है, लो वोल्टेज कट ऑफ है, बल्क वोल्टेज है, फ्लोट वोल्टेज है, वो सारी ऑटोमेटिकली BMS से पिक कर लेगा। अगर आप इसको AGN या फ्लडेड में रखते हैं फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी इन्वर्टर के अंदर। अगर आप इसको यूज़ में करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है बैटरी टाइप सिलेक्शन की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है IP21X सीरीज़ के अंदर वो है हाई लोड कट ऑफ वोल्टेज रेंज। यानी चूँकि हमारे जो X सीरीज़ इन्वर्टर्स हैं ये डुअल आउटपुट हैं, तो डुअल आउटपुट में आपको पता होगा कि एक लोड 1 है जो प्राइमरी लोड है आपका नॉर्मल लोड, और दूसरा आपका हाई लोड है सेकंड आउटपुट, जिसके ऊपर आप जो है वो हाई लोड कनेक्ट कर सकते हैं, एसीज वगैरह या वाटर पंप या इस किस्म के लोड्स जो आपको इमरजेंसी की सूरत में आपको नहीं चाहिए, तो आप वो सेकंड लोड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो आप उस सेकंड लोड को किस वोल्टेज रेंज के अंदर आपने कट ऑफ करना है, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप बैटरी की वोल्टेज इस सेटिंग में जाके बैटरी की वोल्टेज को आप सेलेक्ट करें कि आपने 48 वोल्ट के ऊपर या 47 के ऊपर 46.5 वोल्ट के ऊपर जब बैटरी आ जाए तो आपने हाई लोड को कट ऑफ करना है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है 37 नंबर के ऊपर हाई लोड इनेबल एंड डिसेबल का। यानी जब आप हाई लोड आप अगर इनेबल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाई और लो लोड दोनों यूज़ हों, तो उसको इनेबल डिसेबल करने का जो ऑप्शन है वो 37 नंबर के ऊपर है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट का। यानी अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने जो नंबर 2 में डिस्कस किया था टोटल चार्जिंग करंट का, यानी सोलर का और यूटिलिटी दोनों का कंबाइन करंट। तो यहाँ पे अगर आपने लेट सपोज 50 एम्पेयर रखा है कंबाइन आउट, तो यहाँ से आप सिर्फ यूटिलिटी की चार्जिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बैटरी यूटिलिटी से 10 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो और सोलर से वो 20 या 30 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो, यानी अगर आप इसका मकसद ये हो सकता है कि ग्रिड के ऊपर जो है वो बैटरी का लोड कम पड़े, आप कम एनर्जी यूज़ करना चाहते हैं बैटरी से और आपकी प्रायोरिटी ये है कि बैटरी सोलर से चार्ज हो, तो यहाँ से आप यूटिलिटी की जो चार्जिंग करंट है आप उसको कम से कम 1 एम्पेयर 2 या इवन 5-10 इस रेंज में आप रख सकते हैं। इसके बाद जो पैरामीटर है इंपॉर्टेंट वो है नंबर 16 के ऊपर चार्ज सोर्स प्रायोरिटी। यानी बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ होगा, उस सोर्स की प्रायोरिटी कौन सी होगी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 के ऊपर है यूटिलिटी फर्स्ट, यानी आपकी बैटरी यूटिलिटी यानी वापडा से चार्ज होगी फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं CSO, तो इसमें सोलर फर्स्ट है, यानी अगर आपकी सोलर की पावर अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है और लोड को एनर्जी जा रही है और उससे एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर उससे बैटरी चार्ज होगी। थर्ड ऑप्शन में है SNU यानी सोलर एंड यूटिलिटी, तो सोलर प्लस यूटिलिटी दोनों जो है उसको चार्ज करेंगे बैटरी को। और फोर्थ ऑप्शन है ओनली सोलर, तो यहाँ से अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। इसके बाद जो पैरामीटर्स हैं बैटरी से रिलेटेड, वो ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप यहाँ से नंबर 5 में अगर आप ये यूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर सेटिंग्स के अंदर, यानी यूज़र डिफाइन ऑप्शंस का, तो अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो फिर आप आगे नंबर 26 के ऊपर बैटरी का जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है यहाँ से वो सेट करेंगे। अब वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी के ऊपर कौन सी बैटरी है, उसके वोल्टेज लेवल क्या है, तो आपने उसके हिसाब से यहाँ से बल्क चार्जिंग वोल्टेज है नंबर 27 के ऊपर है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज,
तो इन दोनों को आपने सेट करना है कि आपकी बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो, ओवर चार्ज भी ना हो और कम चार्ज भी ना हो। आपने इस वोल्टेज की वैल्यूज़ को प्रिसाइसली सेट करना है। अब इसमें सनसेवियर की जो लिथियम आयन बैटरीज हैं तो उसमें फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगर आप BMS केबल लगाते हैं तो वो खुद ही वहाँ से BMS से वो अपनी वैल्यूज़ पिक कर लेगा। लेकिन ये नॉर्मली अगर आप ट्यूबलर बैटरीज लगाते हैं या लेड एसिड की बैटरीज होती हैं तो उसमें फिर ये यूज़ होगा। 29 के ऊपर है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लो हो जाती है, तो कौन सी वोल्टेज के ऊपर आपने अपना बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है ताकि आपकी बैटरी मज़ीद डिस्चार्ज ना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है नंबर 43 के ऊपर, सोलर एनर्जी फीड टू ग्रिड इनेबल और डिसेबल। यानी अगर आपका जो प्लांट है आपने लगाया है और उसके साथ आपने नेट मीटरिंग भी की है तो डेफिनेटली फिर जो सोलर की पावर है हम चाहते हैं कि वो ग्रिड को भी एक्सपोर्ट हो, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा पावर है वो ग्रिड को जाए और फिर आप या तो उसको आप शाम के टाइम पे दोबारा यूज़ कर लें, इंपोर्ट कर लें, ताकि आपकी नेट मीटरिंग जो है वो पॉसिबल हो। तो यहाँ से आपने वो उस ऑप्शन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये ओवरऑल हमारी प्रेजेंटेशन थी IP21 इन्वर्टर्स के रिलेटेड, कि इसमें आपने पैनल्स की सिलेक्शन कैसे करनी है और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आपने लाजमी गो थ्रू करना है और उसकी सेटिंग करनी है, तो ये उसकी डिटेल्स थी। अब इसके बाद अगर आपके इसके प्रेजेंटेशन के हवाले से, सेटिंग्स के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या इससे हट के भी, या अगर हमारी जो पुरानी इससे लास्ट वीक जो सेशन हुआ था उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू। जो मेरे साथ सलीम साहब भी बैठे हुए हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन हैं कमेंट्स में हम चेक कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन या सलीम साहब से भी आप उसके आंसर्स ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम 9 पैनल्स सीरीज़ में यूज़ करें, 10 या 12 पैनल सीरीज़ में अटैच ना करें, 2 स्ट्रिंग्स बना के अगर पैनल 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पैरेलल कर दें। जी बिल्कुल राजपूत भाई, ये आप ठीक कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम 9 पैनल से ज़्यादा सीरीज़ में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो फिर एक्सीड हो जाएगी। तो आप यानी 7 या 8 तक मैक्सिमम आप सीरीज़ में लगाएं, और फिर आप उसके अगर आपने ज़्यादा लगाने हो तो फिर आप आगे उसके पैरेलल स्ट्रिंग्स बना लें। अच्छा, क्वेश्चन है कि सोलर की जो आउटपुट पावर है, अगर हम 7000 वाट फॉर एग्जांपल इन्वर्टर के मुताबिक हम 7000 पैनल लगाते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगी वो अराउंड 80% 85% होती है, यानी आपको 6000 6500 वाट की PV पावर मिलेगी। तो इनका क्वेश्चन ये है कि हम अगर आउटपुट अगर उसकी ऑलरेडी कम है तो फिर हम जो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसके हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से। अब इसमें बेसिकली जो इन्वर्टर है, अगर हमने जो एग्जांपल ली है वो है 6 किलोवाट की, यानी हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट 6 किलोवाट दे सकता है। अब इसके साथ अगर हम 6 किलोवाट के ही पैनल्स लगाएंगे तो फिर आपकी बात ठीक है कि इसकी आउटपुट प्रोडक्शन 5200 होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने इन्वर्टर्स के अंदर PV रेंज को बढ़ा दिया है, ताकि अगर आप 7000 पैनल लगाएं तो आपको किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर अंदर 6000 वाट आपको मिल जानी चाहिए, ताकि आपका जो फुल लोड है वो चल सके। तो ये 7000 वाट की जो रेंज इंक्रीज़ की है 6000 से 7000 पे, इसलिए की है कि आपके पास फुल लोड चलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप 7000 वाट अवेलेबल पावर लगा लेते हैं इन्वर्टर के साथ, उसमें इशू ये है कि चूँकि आपका इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, तो फिर आपकी जो एक्स्ट्रा 1000 वाट की एनर्जी है वो ज़ाया होगी, वो इन्वर्टर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपने हमेशा जो है वो इन्वर्टर की जो डेटा शीट के अंदर मैक्सिमम जो रेटिंग्स गिवन होती हैं, तो आपने उसी को जहन में रख के सिस्टम को डिज़ाइन करना है।
मुल्तान से क्वेश्चन है कि वाईफाई बिल्ट इन है या नहीं। जी बिल्कुल, हमारे जो एक्स सीरीज़ इन्वर्टर हैं 4 किलोवाट 6 किलोवाट, इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई जो है वो मौजूद है। अच्छा, गुल आलम साहब ने क्वेश्चन किया है कि अर्थिंग के हवाले से, अगर हमारे पास अर्थिंग जो टेस्टिंग की जो डिवाइस है जिसको हम नॉर्मली मेकर बोलते हैं मार्केट में, तो अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने का जो टूल है वो नए तौर पे है ही अर्थ टेस्टिंग मीटर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं टेक्निकली। तो उसके बगैर आप अर्थिंग की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये टूल आपके लिए लाजमी है, मस्ट है, अपने परचेज़ करना है या कहीं से सोर्स करना है, तो इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। बल मॉडल लग जाएगा तो नहीं 8500 की बात जल्दी का डिफरेंस मॉडल की करेगा पूरी पेशेंस और एप्पल मॉडल से इंजीनियर इनाम खटक साहब का क्वेश्चन है, कैन वी शेयर अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ पीवी बिटवीन 2 इन्वर्टर्स। इनका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर 2 इन्वर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड इन्वर्टर लगा है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा है, तो हम एक स्ट्रिंग को दोनों इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इनाम भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप कनेक्शन नहीं कर सकते। पीवी का स्ट्रिंग या तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगाएं या फिर ऑन ग्रिड के साथ लगाएं। अगर आपको दोनों के साथ लगाना है, जैसे नॉर्मली जिसको हम सेमी हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम बोलते हैं, तो उस केस में फिर आपने इसके अंदर कोई मैनुअल स्विच लगाना है ताकि आप इसको एक स्ट्रिंग को ऑन ग्रिड इन्वर्टर से शिफ्ट करके हाइब्रिड की तरफ कर दें, या फिर आप जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं ऑटोमेटिक डीसी स्विचेस, वो भी लगा सकते हैं या रिले भी लगा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रिलेज होती हैं वो हम रिकमेंड नहीं करते, उसमें स्पार्क का इशू होता है, तो स्पार्क की वजह से रिले के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स फ्यूज़ होने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर जो इसकी डीसी ट्रांसफ़र स्विच होती है वो यूज़ करें, या फिर मैनुअल आप स्विच यूज़ करें। क्वेश्चन है 14 पैनल्स के हवाले से। तो 14 पैनल्स हम 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं कि नहीं। तो अब इसकी अपने वोल्टेज जो इसकी वाटेज है वो कैलकुलेट करनी है कि 14 पैनल्स आपको कितने वाट मैक्सिमम दे रहे हैं। अगर वो 7000, अगर आपके पैनल लेट सपोज 550 वाट के हैं और आप 14 लगाते हैं, तो ये अराउंड 7100 के करीब इसकी वाटेज बनेगी, तो फिर आप लगा सकते हैं। अगर आपका पैनल जो है वो 590 वाट का है या 600 वाट का है, तो फिर आप 14 पैनल लगाएंगे, तो आपकी जो मैक्सिमम टोटल वाटेज है वो इन्वर्टर की रेंज से बाहर निकल जाएगी, तो फिर आप नहीं लगा सकते। पैनल्स कितने लगाने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि पैनल की वाटेज कितनी है और इन्वर्टर की वाटेज कितनी है। तो इन दोनों चीज़ों को आप चेक करके फिर आप अपने हिसाब से इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। छः किलोवाट इन्वर्टर के हवाले से एक क्वेश्चन है कि इसमें हम फुल लोड कितना लगा सकते हैं। तो 6 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर है उसके ऊपर आप फुल टाइम के लिए 6 किलोवाट फुल लोड डाल सकते हैं। 100% आप इसको लोड डाल सकते हैं। इसमें कोई इसको इन्वर्टर के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, बल्कि ये डिज़ाइन ही इसी तरह होता है कि आप इसको मैक्सिमम 6000 वाट रेगुलर आप इससे ले सकते हैं। अगर आप इसको ओवरलोड करते हैं 6500 या 7000 वाट लोड भी डाल देते हैं, तो वो कम टाइम के लिए यानी 5 से 10 सेकंड के लिए वो ओवरलोडिंग को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम के लिए ओवरलोडिंग आप नहीं कर सकते। बल्कि इन्वर्टर ऑटोमेटिकली स्विच भी हो जाता है, उसके अंदर सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं कि वो ओवरलोड को सेंस करके खुद ही स्विच कर देगा, लोड बंद कर देगा। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ओवरलोड ना करें, मैक्सिमम आप 6000 वाट लोड ही कनेक्ट करें इसके साथ। आपको ऑर्डर नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ना कि अगर हम 8000 वाट पैनल्स
लगा लेते हैं तो उसकी एक्चुअल आउटपुट पावर 7000 वाट के करीब होगी, तो फिर हम ये क्यों नहीं लगा सकते? तो इसका यही आंसर है जो आपने कमेंट में किया है कि अगर हम 8000 पैनल लगाते हैं और इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन 7000 है, तो चूँकि इन्वर्टर हमारा 6 किलोवाट का है, तो वो 7000 वाट की पावर को यूज़ नहीं कर सकेगा, वो उससे सिर्फ 6 किलोवाट ही लेगा, बाकी 1000 वाट जो है वो अनयूज़ होगी, यानी आपका सिस्टम के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस साथ मैक्सिमम 7000 वाट तक ही पैनल्स जो है इंस्टॉल करें। अहमद नवीद भाई का क्वेश्चन है कि एक्स सीरीज़ हाइब्रिड के साथ हम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो अहमद भाई, एक्स सीरीज़ में जो 6 और 4 किलोवाट है उसके अंदर जनरेटर का ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे एक्स सीरीज़ के अंदर 11 किलोवाट प्लस इन्वर्टर है जिसके साथ आप जनरेटर आप लगा सकते हैं, और उसमें 8 किलोवाट प्लस भी है जिसके साथ आप जनरेटर लगा सकते हैं, यानी वो डुअल इनपुट सोर्सेज हैं, यानी आप यूटिलिटी भी लगा सकते हैं और जनरेटर भी लगा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली फिर यूटिलिटी और जनरेटर के दरमियान खुद स्विच करेगा। छः किलोवाट इन्वर्टर पे क्वेश्चन है कि हम 6 किलोवाट पे 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, क्या पैरेलल इन्वर्टर में भी 2 स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है या एक ही स्ट्रिंग बनानी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल पॉइंट है। तो जब आप इन्वर्टर्स को पैरेलल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 6 किलोवाट एक सीरीज़ की मिसाल ले लेते हैं, तो आपने 2 इन्वर्टर लेट सपोज पैरेलल कर दिए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो दोनों इन्वर्टर्स हैं उनकी जो पीवी की वोल्टेज है और पीवी पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आपने एक इन्वर्टर के साथ 12 पैनल लगाए हैं, 6 की स्ट्रिंग लगा के 12 पैनल आप एक इन्वर्टर के साथ लगाते हैं, तो दूसरे पैरेलल इन्वर्टर के साथ भी आप 6 की 2 स्ट्रिंग बना के टोटल 12 पैनल लगाएंगे, यानी दोनों इन्वर्टर्स की जो इनपुट पावर है और वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए पैरेलल केस के अंदर। अगर आप इसको सेम नहीं करते तो उसमें फिर ये है कि जो पावर शेयरिंग है उसमें इश्यूज आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। एक इन्वर्टर के पास चूँकि पैनल ज़्यादा कनेक्टेड हैं और दूसरे में फॉर एग्जांपल अगर आपने पैनल कम लगाए हैं, तो उस केस में फिर चूँकि दोनों की पावर सेम नहीं है तो फिर ये आपस में शेयरिंग के अंदर इनके इश्यूज आते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है इसका ख्याल करना है कि पैरेलल के केस में दोनों इन्वर्टर के साथ पीवी आपने सेम वाटेज की लगानी है। चौधरी हसीब का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ग्रिड फीडिंग when inverter crosses 253 volt it decreases its PV output, why this happen? बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम ग्रिड फीडिंग करते हैं इन्वर्टर्स में, तो अगर ग्रिड की साइड से वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 250 या 255 इस रेंज में आ जाता है, तो इन्वर्टर के अंदर अपनी प्रोटेक्शन सेटिंग है जिसको हम आउटपुट पावर डी रेटिंग बोलते हैं, तो वो ऑन हो जाती है और उसके नतीजे में इन्वर्टर की आउटपुट है वो अपनी आउटपुट को कम कर देता है। ये बेसिकली इसका सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्योंकि इन्वर्टर जो डिज़ाइन है वो हमारा चूँकि स्टैंडर्ड जो हमारा ग्रिड वोल्टेज है वो 230 वोल्ट्स का है, तो इन्वर्टर जो है वो डिज़ाइन भी 230 वोल्ट्स के लिए ही है। अब इशू इसमें ये है क्योंकि हमारा जो ग्रिड है पाकिस्तान का वो स्टेबल नहीं है, इसमें वोल्टेज कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी आ जाती है। तो अब इस सिचुएशन को अब हम ऐसा इन्वर्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम रेंजेस में यानी 200 से लेकर 300 वोल्ट तक वो सही काम करें, क्योंकि अब ये मतलब टेक्निकल एक चीज़ है कि इन्वर्टर जब डिज़ाइन होगा तो वो एक ख़ास रेंज के अंदर डिज़ाइन होगा। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे पीवी जो इन्वर्टर की आउटपुट है, अगर आप उसके ऊपर वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, 250 वोल्ट आ जाता है या 255 वोल्ट आ जाता है, तो उस केस में इन्वर्टर के अंदर जो इसकी जो स्विचिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, IGBTs, MOSFETs, तो उसकी ओवर हीटिंग का चांस होता है ओवर वोल्टेज की वजह से, क्योंकि वो IGBTs डिज़ाइन 230 वोल्ट्स के लिए होती हैं उस रेंज में काम करने के लिए। तो अब ऐसे केस में उसकी ओवर हीटिंग को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इन्वर्टर ऑटोमेटिकली अपनी
जो उसकी प्रोटेक्शन है वो ऑन कर देता है और उसकी आउटपुट पावर कम कर देता है कि जो करंट है वो कम हो जाए और उससे इन्वर्टर को डैमेज करने का जो है वो ख़तरा ना हो। तो ये उसके अंदर एक सेफ्टी मैकेनिज़्म होता है। So, brilliant. Solar comments for the operation deeply. पैरेलल के हवाले से एक क्वेश्चन है, क्या 12 पैनल्स पर 6 किलोवाट के 2 पैरेलल इन्वर्टर्स नहीं चला सकते? तो जहाँ तक मैं क्वेश्चन समझा हूँ, आपके पास अगर टोटल 12 पैनल्स हैं फॉर एग्जांपल, और आपने 2 पैरेलल इन्वर्टर लगाने हैं 6 किलोवाट के, तो आप बिल्कुल 6 पैनल एक के साथ लगा लें, 6 दूसरे के साथ लगा के इन दोनों को आप चला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने बात की थी वो ये थी कि आप जब पैरेलल बनाते हैं तो दोनों इन्वर्टर के आपने पैनल्स सेम रखने हैं, इसमें आपने चेंज नहीं करना। ये नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप एक पैरेलल इन्वर्टर के साथ 12 पैनल लगा लें, दूसरे के साथ आप 6 या 8 लगा लें, तो उस केस में फिर इश्यूज आएंगे। तो आपने दोनों इन्वर्टर्स के साथ सेम नंबर ऑफ पैनल्स लगाने हैं, ये आपने इंश्योर करना है। इन्वर्टर्स को पैरेलल करने के लिए जो सेटिंग्स हैं उस पर हम एक वीडियो मौजूद है हमारे सनसेवियर के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं और उसमें फिर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपने इन्वर्टर को पैरेलल कैसे करना है और उसकी कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह हैं। तो आप वहाँ से यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। हसीब भाई का फॉलोअप क्वेश्चन है कि उन्होंने आउटपुट पावर रेटिंग के हवाले से पूछा था कि दिस समटाइम्स इट डज नॉट हैपन इवन टू 60 वोल्टेज। तो हसीब भाई, इसमें ऑप्शन होता है आउटपुट पावर रेटिंग का, सेटिंग होती है, तो वहाँ से हम इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पेज सर, भाई क्वेश्चन है व्हाट इज ओवर रेटिंग, प्लीज गाइड। क्वेश्चन मैं पूरी तरह समझा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप आउटपुट पावर डी रेटिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इन्वर्टर की साइड, ग्रिड की साइड से वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाए, उस सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा आ जाए, जैसे 250 या 260 आ जाए, तो उस केस में इन्वर्टर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को कम कर देता है, पावर जनरेशन को। तो इसको हम आउटपुट पावर डी रेटिंग बोलते हैं। इन्वर्टर की बेसिकली प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है कि उससे इन्वर्टर की सेफ्टी को जो है वो हम उसको सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि वो इन्वर्टर जो है वो डैमेज ना हो सके। पैरेलल के हवाले से फॉलोअप क्वेश्चन किया है कि अगर हम दोनों 2 पैरेलल अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं और एक के साथ हम 6 पैनल लगाएं, दूसरे के साथ 6, तो अगर हम सेम रखते हैं तो फिर इसमें आउटपुट में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेम नहीं रखते, डिफरेंट रखते हैं, एक इन्वर्टर के साथ हमारे 10 पैनल्स लग जाते हैं फॉर एग्जांपल, एक के साथ हम 6 या 7 पैनल लगाते हैं, तो उस केस में फिर आउटपुट के ऊपर फ़र्क आएगा। वो पैरेलल ऑपरेशन जो है वो 100% जो है वो पैरेलल ऑपरेशन उसकी काम नहीं करेगी। तो आपने इसको इंश्योर करना है कि दोनों पैरेलल इन्वर्टर्स या 2 या 3 या 4 जितने भी आप लगाते हैं, सबके साथ पैनल्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। इम्तियाज़ अहमद साहब का क्वेश्चन है कि 320 वाट का पैनल, 550 वाट एंड 580 वाट का पैनल, इनको हम सीरीज़ में कर सकते हैं कि नहीं। तो डिफरेंट पैनल्स की वाटेज को आप एक स्ट्रिंग के अंदर सीरीज़ में नहीं कर सकते, ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आप 380 वाट की एक स्ट्रिंग बना लें, सारे 380 वाट पैनल आप लेट सपोज 6 या 7 लगाते हैं, एक स्ट्रिंग लगा लें। दूसरा स्ट्रिंग आप बना लें 580 वाट की, तो अलग स्ट्रिंग, उसमें सारे 580 वाट के हों, वो अलग स्ट्रिंग हो, और फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को आप पैरेलल कर लें। इस तरह पॉसिबल है, लेकिन आप 580 वाट को और 380 वाट को एक स्ट्रिंग के अंदर सीरीज़ में नहीं लगा सकते, ये रिकमेंडेड नहीं है।
क्वेश्चन है 6 किलोवाट इन्वर्टर कितना स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम बेयर कर सकता है। तो ये अगर हम देखें जो डेटा शीट में अगर हम देखें आपको इसमें नज़र आएगा। हाँ, ऐसी आउटपुट का सेक्शन अगर हम देखें इन्वर्टर का डेटा शीट उठा के देखें सर्च पावर का, तो इसमें गिवन है कि जो एक्स सीरीज़ 4 किलोवाट का इन्वर्टर है उसकी सर्च पावर है 8000 वाट और एक्स सीरीज़ 6 किलोवाट की जो सर्च पावर है वो है 12000 वाट VA। तो यानी 6 किलोवाट का अगर आपका इन्वर्टर है तो आप इसको मोटर की जो टॉर्क करंट है, जो सर्च पावर है वो 12000 वाट तक ये सपोर्ट कर सकता है 1-2 सेकंड के लिए, जो स्टार्टिंग के लिए कम टाइम के लिए होती है। और 4 किलोवाट का है तो वो 8000 वाट तक सपोर्ट कर सकता है। फहद शेख भाई का क्वेश्चन है कि मैंने 10 किलोवाट और 6 किलोवाट इन्वर्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो फहद भाई आप ये रिकमेंडेड नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, आप इस तरह नहीं कर सकते। हम जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो जो 2 इन्वर्टर्स या 3 इन्वर्टर्स आप पैरेलल करते हैं वो सेम पावर के होने चाहिए। अगर आप 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर पैरेलल करते हैं तो ये पॉसिबल है। आप 6 किलोवाट का और 10 किलोवाट का इन्वर्टर आप पैरेलल नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन उसकी नहीं होगी। इस केस में कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका 10 किलोवाट फॉर एग्जांपल ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और 6 किलोवाट आपका हाइब्रिड है, तो फिर आप इनको दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन आप इनको पैरेलल नहीं कर सकते क्योंकि 6 किलोवाट आपका सिंगल फेज होता है एक्स सीरीज, और 10 किलोवाट ऑन ग्रिड नॉर्मली 3 फेज के होते हैं। तो इनकी आउटपुट अलग अलग जाएगी, लेकिन आप इनको सेम PV से स्ट्रिंग दे सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रिंग है वो आप 10 किलोवाट को भी दे सकते हैं और फिर आप स्विच के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र करके 6 किलोवाट हाइब्रिड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक स्ट्रिंग दोनों इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ये इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। एक स्ट्रिंग हमेशा एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगी, आप उसी सेम स्ट्रिंग को दूसरे इन्वर्टर के साथ एट द सेम टाइम यूज़ नहीं कर सकते, आपने उसको स्विच करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो वो आप स्विच मैनुअली भी कर सकते हैं या उसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विचेस होती हैं DC की, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है कि 7000 वाट जो पैनल्स हैं हमारे, तो अगर हम उसकी 80% एफिशिएंसी अगर हम एज्यूम करें तो ये तकरीबन 5600 वाट बनते हैं। तो क्योंकि इन्वर्टर हमारा 6 किलोवाट का है, तो बाकी जो 400 वाट है वो हम कहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसमें असल में आपने इस चीज़ को आपने देखना है कि जो इन्वर्टर जो हम ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की बनाते हैं ना, हम कहते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी 70-75% होती है। तो पैनल्स की अपनी जो एफिशिएंसी है वो अगर आप 7000 वाट के पैनल लगाते हैं तो आपको समर सीज़न में, यानी आप यूँ समझ लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सीज़न के अंदर, इन मंथ्स के अंदर आपको 7000 वाट के पैनल आपको 6500, 6600 वाट तक भी आउटपुट दे सकते हैं। और सर्दियों में वही पैनल आपको 5500, 5000 तक आउटपुट देंगे। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% पे फिक्स नहीं होती, बल्कि वो सीज़न के साथ चेंज होती रहती है। तो जब भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, हमने इसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है। यानी अगर हम 7000 वाट का पैनल लगाते हैं तो ये इस साल के अंदर मैक्सिमम कितना हमें आउटपुट दे सकता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 7000 वाट के पैनल हमें समर टाइम में, यानी जून, जुलाई, अगस्त में, गर्मियों के सीज़न में हमें 6000 प्लस 6500 वाट तक भी आउटपुट दे सकते हैं। तो फिर इस केस में फिर हम 7000 वाट ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपको सीज़न के अंदर वो आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम इसको सर्दियों के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आपकी बात ठीक है, हम 8000 वाट पैनल लगाएंगे तो वो आपको सर्दियों में 6000 वाट तक तो पावर देंगे, लेकिन फिर गर्मियों के सीज़न में वो आपको एक्स्ट्रा पावर देंगे और वो इन्वर्टर वो पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। आप यानी अगर आप 8000 वाट लगाते हैं तो गर्मियों में आपको उससे 7200, 7300, इवन 7500 वाट तक भी आपको उससे आउटपुट मिल सकती है। लेकिन चूँकि इन्वर्टर आपका 6 किलोवाट का होगा तो फिर उस केस में आपके 1500 वाट जो एक्स्ट्रा है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आप इस केस में फिर यह है कि आपकी कॉस्ट सिस्टम के ऊपर ज़्यादा आएगी, लेकिन आप उससे जनरेशन आउटपुट नहीं ले पाएंगे। और चूँकि पाकिस्तान में हमारा जो
सीज़न है, वेदर है, वो इस तरह का है कि यहाँ पे गर्मियाँ का सीज़न जो है वो लंबा होता है और सर्दियाँ का जो टाइम है वो 2-3 महीने का होता है। तो अगर आप 7000 वाट पैनल लगाते हैं तो आप साल के 6, 7, 8 महीने तक आप उससे मैक्सिमम 6000 वाट आउटपुट ले सकते हैं और सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीनों में आपकी आउटपुट पावर जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसके उलट जाएंगे और आप 8000 वाट का पैनल फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं ताकि आपको सर्दियों में 2-3 महीनों के लिए 6000 वाट उससे आउटपुट फुल मिले, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो बाकी 7-8 महीने हैं गर्मियों के, उसमें वो एक्स्ट्रा पावर ज़ाया हो जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आप उससे आउटपुट जो है वो 1-2 महीने के लिए ले रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा इसमें फिर यह है कि इन्वर्टर के डैमेज होने का भी उसमें चांस होता है कि आप उसकी जो रिकमेंडेड आउटपुट इनपुट रेंज है आप उससे बाहर जा रहे हैं। जी फहद भाई, आपके पास अगर सोलस के इन्वर्टर हैं दोनों ना, ऑन ग्रिड भी है और हाइब्रिड भी है, तो आप इनको पैरेलल नहीं कनेक्ट नहीं कर सकते जितना मुझे अंदाज़ा है इसका। लेकिन बाकी आप सोलस की जो टेक्निकल टीम है आप उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप हाइब्रिड को और ऑन ग्रिड को पैरेलल आप नहीं कर सकते, आउटपुट साइड पे पैरेलल नहीं कर सकते, बल्कि आप पीवी पैनल्स की साइड से आप उसको सेम स्ट्रिंग दे सकते हैं और उसको आप स्विच कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। किसी का क्वेश्चन अगर हम सॉरी मिस कर चुके हों, चूँकि कमेंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो काइंडली आप दोबारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम उसका आंसर दे दें। ज़्यादा बात कैसे मतलब और को लगे कमेंट्स ये और को इनलाइन पैनल समोर बहुत सारी थी चुकी नो पैनल समोर बहुत सारी मुझे कंट्रीब्यूट भी करेगा 50 का टिकट क्या सब रहेगी। हाँ, क्वेश्चन है सोलर सोल्यूशन का कि 9 पैनल्स के 354 वोल्ट आते हैं, 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन एफिशिएंसी वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। क्या गलती हो सकती है इसमें? सर आपने ये देखना है कि 9 पैनल्स अगर आपने लगाए हैं 5.6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ, तो अगर आप इस सीज़न की बात कर रहे हैं तो इस सीज़न में डेफिनेटली आपको वो फुल आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। 5.6 किलोवाट की आपको कम मिलेगी, 4000 4500 वाट तक आपको आउटपुट पावर मिलेगी। लेकिन अब इसकी जो पीक पावर है फिर आपको नेक्स्ट आने वाले जो महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन मंथ्स में फिर आपको ऑलमोस्ट फुल पावर आपको इससे मिलेगी। वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। 2 इन्वर्टर्स को हम सेम बैटरी बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इसकी क्या मतलब रिकमेंडेड क्या है? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 2 इन्वर्टर्स को एक ही बैटरी बैंक के साथ आप लगा लें, लेकिन उसमें एसओपीज़ उसके ये हैं कि जो इन्वर्टर की जो सेटिंग है और उनके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है, फ्लोटिंग चार्ज का वोल्टेज है, कट ऑफ है, चार्जिंग करंट है, डिस्चार्जिंग करंट है, वो आपने दोनों इन्वर्टर्स की फिर सेम रखनी है कि दोनों इन्वर्टर्स अगर एक बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हों तो आपने उसकी सेटिंग्स को इंश्योर करना है कि वो 100% सेम हो, ताकि बैटरी के और चार्ज या और डिस्चार्ज होने का उसमें चांस ना हो। एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5.6 किलोवाट का कि 9 पैनल्स हैं और उससे हमें 2000 वाट आ रहे हैं। तो सर इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको चेक करना होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे कस्टमर केयर का जो नंबर है आप उस पर रब्ता कर लें, तो मैं भी उनको गाइड कर देता हूँ, वो आपका सिस्टम पूरी तरह चेक कर लेंगे। इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि शायद पैनल्स जो है उसकी क्लीनिंग प्रॉपर ना हो। दूसरा इसमें इशू ये हो सकता है कि चूँकि ये ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर है, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में पीवी की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर, आपने कितना लोड लगाया है। यानी आपने पैनल तो 5000 वाट के फॉर एग्जांपल लगा लिए हैं, लेकिन आप लोड नहीं ले रहे उससे, तो वो प्रोडक्शन उसकी नहीं होगी। तो प्रोडक्शन लोड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर लें तो हम इसको फॉलो अप करके आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि इसमें
इसमें क्या इशू आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ऑफ ग्रिड सिस्टम है आपका, चूँकि 5.6 किलोवाट, तो वही लोड डिपेंडेंट होता है। अगर आपका लोड नहीं है तो फिर वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। पैनल्स का एंगल, हाँ बिल्कुल, ये भी एक ऑप्शन है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कमेंट किया है कि आप पैनल्स का एंगल भी चेक करें और उसकी सफाई को देख लें। और इसमें जो मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है आपके क्वेश्चन से, कि वो डिपेंड करता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोड नहीं डालेंगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। साउथ एंगल सफाई वायर नॉर्मल इन्वर्टर में नॉर्मल क्लोज इन्वर्टर होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। नॉर्मल ओपन। वासिफ खान का क्वेश्चन है कि बाज़ इन्वर्टर्स के अंदर नॉर्मल ओपन एंड NO एंड NC नॉर्मली क्लोज इन्वर्टर्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आप क्वेश्चन में पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप मेरे ख्याल से बाज़ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार डिजिटल आउटपुट्स के कनेक्टर होते हैं, NC का, NO का, डिजिटल आउटपुट के होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से उसके हवाले से पूछ रहे हैं। तो बेसिकली वो जो आउटपुट्स होते हैं वो कॉन्फ़िगरेबल होते हैं। आप उसके साथ आप एक्सटर्नल रिले लगा सकते हैं, ATS लगा सकते हैं जनरेटर की, या आप उसके साथ एक्सटर्नल जो है वो टेम्परेचर सेंसर भी लगा सकते हैं बैटरी का। तो वो डिपेंड करता है कौन सा इन्वर्टर है और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो आपका अगर क्वेश्चन है, आप इस पर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लें और अपने जो इन्वर्टर है उसकी डिटेल्स आप शेयर कर लें, तो हम इसको चेक करके आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि ये NC और NO के जो पॉइंट्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं। देर कम और करेगा। हाँ, ये आपका जो टिल्ट एंगल है ना 12 डिग्रीज, ये भी डिपेंड करता है। ये आपने इसको चेक करना है। आप मुल्तान का अगर आपका रीजन है फॉर एग्जांपल, तो उस सिटी का आप लैटिट्यूड एंगल फाइंड करके अपने पैनल्स का जो एंगल है वो आप उसको सेट कर लें उस हिसाब से। सनसेवियर 6 किलोवाट IP21 के साथ हम लिथियम आयन कितनी बैटरीज पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं और चार्जिंग करंट कितना हम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट कम है कि नहीं। हाँ, तो 6 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर है IP21X सीरीज़ का, तो उसका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है तो वो सोलर का चार्जिंग करंट 120 एम्पेयर है और ग्रिड का जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो है 100 एम्पेयर्स। तो आप इसके साथ वैसे तो आप पैरेलल में 3, 4, 5, 6 बैटरीज भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि इन्वर्टर आपका 6 किलोवाट है तो आप उसके जो चार्जिंग करंट सेट करेंगे वो मैक्सिमम आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता है 120 एम्पेयर। तो आप 120 एम्पेयर से ज़्यादा फिर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो बैटरीज तो आप लगा सकते हैं पैरेलल में, जितनी चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी चार्जिंग आप मैक्सिमम 100 एम्पेयर से करेंगे। और उसको चूँकि अगर बैटरीज आपकी ज़्यादा होंगी तो फिर उसको चार्ज होने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आइडियली आप लगा सकते हैं 4, 5, 6 तक आप बैटरीज लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मोहम्मद हसनात भाई का क्वेश्चन है, सनसेवियर की सेल्फ कंजम्पशन कितनी है। तो हसनात भाई, सेल्फ कंजम्पशन जो इन्वर्टर की है नॉर्मली वो 100 वाट से कम ही होती है। 40 से लेके 100 वाट तक उसकी कंजम्पशन होती है। डिपेंड करता है कि उसकी स्क्रीन ऑन है, लाइट ऑन है, फ़ैन ऑन है या फ़ैन ऑन नहीं है, तो डिपेंड करता है, लेकिन इसी रेंज में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब मुल्तान से क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरी कितना बैकअप देती है अगर उस पर 4000 वाट लोड है। तो अगर हमारी आप 100 एम्पेयर की बैटरी की आप मिसाल लें तो वो है 5 किलोवाट आवर की बैटरी। तो
उसके ऊपर अगर आप 4000 वाट का लोड लगाते हैं तो ये आपको रफली आइडियली आप अगर आप इसके हिसाब लगाएं तो आपको 1 घंटा और इसके 15 मिनट बनते हैं। 1 घंटा 15 मिनट आपको ये बैकअप देगा और बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन हम चूँकि इसके अंदर बिल्ट इन BMS प्रोटेक्शन होती है, बैटरी हम फुल डिस्चार्ज नहीं करते। नॉर्मली 5% से 10 से 5% तक इसके अंदर हम चार्ज रखते हैं। तो आइडियली आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको 1 घंटा इसका बैकअप मिलेगा। जी बिल्कुल, ये लैटिट्यूड जो है आपके एरिया का वो 28 डिग्री अगर है तो आपने पैनल्स की जो टिल्ट एंगल है वो भी आपने 28 डिग्रीज के आसपास रखनी है। आप 25 पे रख सकते हैं, 26 पे रख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका जो टिल्ट एंगल है वो आपका लैटिट्यूड के जो डिग्रीज हैं उसके करीब करीब होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आयशा, आप सेशन को एंड कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। पे हम अवेलेबल होंगे, अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं बाद में भी तो हम अवेलेबल हैं, और कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, और पर्सनल में हमारे जो ग्रुप्स हैं आप वहाँ भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Sir Saad, for giving such an informative session to our audience. Okay, we are excited to have you with us today, and you will find this session both informative and beneficial. Okay, let's wind up now. We are concluding today's session on a very positive note. Sunseever is proud to announce a free training program for the youth. आप लोग जो है हमारे साथ ये आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरी फ्राइडे। सबका शुक्रिया आपके वक्त और शिरकत और तावन के लिए। इंशाल्लाह हम जल्द ही नए और दिलचस्प मौजू के साथ आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।